नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र दानचारण निःशुल्क क्लासेस में। तो आज हमारी छायावाद को लेकर सेकंड क्लास है। उम्मीद करता हूँ फर्स्ट क्लास आपको अच्छी लगी होगी और थोड़ा सा उसमें कुछ ज़्यादा ही विद्वतापूर्ण बातें शेयर की गई थी और बहुत अच्छा एनालिसिस था। ठीक है, तो हम आज उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं कि सीधा रचनाएं करवाना स्टार्ट कर दूं मैं। देखिए, तो बोर्ड पर थोड़ा लिखने से क्या होता है कि एक तो समय की बचत होती है, समय नहीं निकाल पाते इतना ज़्यादा, और दूसरा ये होता है कि सिर्फ एक्सप्लेन करना हो और जो नोट्स बनाते हैं उनके थोड़ा काम आ जाए। जैसे लिखा हुआ है, अब जैसे कुछ बातें मैं यहाँ लिख दूंगा। देखो, चाहे सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड, ये जो पहली क्लास और आज की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारा सिलेबस यही है कि हिंदी साहित्य का इतिहास, नामकरण, काल विभाजन, प्रवृत्तियां, प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इन प्रवृत्तियों की यानी विशेषताओं की बात कर रहे हैं। एग्जाम में प्रश्न कैसे आता है? एग्जाम में प्रश्न आता है कि भाई छायावाद की निम्न में से कौन सी विशेषता है, कौन सी नहीं है, या छायावाद के संबंध में कौन सा कथन संगत है, कौन सा कथन संगत नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले विशेषताओं की बात करेंगे। तो आपको कुछ विशेषताएं मैंने वहां शेयर की थी, फिर भी यहां एक साथ में शेयर कर देता हूं। देखिए, सबसे पहले जो हमने विशेषता शेयर की थी वो थी आत्माभिव्यक्ति की प्रधानता। बिल्कुल, छायावादी कवियों में आत्माभिव्यक्ति की प्रधानता, स्वयं को अभिव्यक्त करने की जो आत्म अभिव्यक्ति अर्थात स्वयं को अभिव्यक्त किया है। मैं नीर भरी दुख की बदली, है ना, चाहे आंसू में जयशंकर प्रसाद हो, चाहे राम की शक्ति पूजा में निराला हो, चाहे महादेवी वर्मा हो, है ना, चाहे सुमित्रा नंदन पंत हो, इन सब ने क्या किया है? स्वयं को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। तो अभिव्यक्ति, आत्माभिव्यक्ति की प्रधानता है, इस बात को विशेष ध्यान रखा जाए। वो वहां पर क्या करते हैं फर्स्ट ग्रेड में एग्जामिनर कि सीधा दे देता है आत्माभिव्यक्ति की अप्रधानता, और हम उस वक्त क्या है, अ पे ध्यान देते नहीं है। तो ध्यान रखना, आत्माभिव्यक्ति की प्रधानता है। उसके बाद में हम अगर बात करेंगे, हाँ जी, मैंने सोचा कॉल आ गया, चलिए, मानवीय सौंदर्य बोध। बिल्कुल, आप मानवीय सौंदर्य बोध, बिल्कुल इस काल में जो भी रचनाएं लिखी गई थी वो बहुत अच्छी रचनाएं लिखी गई थी। मानव को देखिए, यहां छायावाद का जो मानव है ना वो महामानव है। ठीक है, प्रगतिवाद का जो मानव है वो शोषित मानव है, और प्रयोगवाद आगे चलते हैं हम तब वो लघु मानव है। इस प्रकार से तो मानवीय सौंदर्यबोध है, इसका मानवीय सौंदर्यबोध कहूं या मानवतावाद की स्थापना जो होती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कामायनी। कामायनी जो लिखा गया था ये सबसे बड़ा उदाहरण है। कामायनी अपने आप में बहुत अच्छी रचना है। आप सभी जैसा कि जानते हैं उसमें मानवतावाद की स्थापना हुई थी। आप सभी जानते हैं कि उसमें आनंदवाद की स्थापना होती है। आप सभी जानते हैं कि उसमें 15 सर्ग हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि उसमें कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। लेकिन आप सभी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि जो 15 सर्ग हैं इनका कर्म क्या है, इनका कर्म सॉरी क्रम क्या है। कर्म तो अलग चीज हो गई, क्रम क्या है ना। तो इनका क्रम क्या है, क्रम आपको अगर पता है तो निश्चित रूप से आप, जैसे मान लो इसमें सबसे पहला सर्ग कौन सा है, अंतिम सर्ग कौन सा है, ये तो सब याद करते हैं, लेकिन अगर इनका क्रम याद किया जाए तो कैसे होंगे। अच्छा चलो, 1 मिनट देते हैं। आप में से कोई भी एक स्टूडेंट अगर इसके सारे के सारे सर्ग जो हैं वो कंटिन्यूटी लिख दे तो देखते हैं, कोई लिखेगा जो पहले लिख दे। ठीक है, जबकि हम सब ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, उनको मैंने एक ट्रिक बता रखी है जिससे वो 15 के 15 सर्ग जो हैं वो आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला सर्ग है चिंता। तो आप याद करना चाहते हो तो मैं आपको याद करवा सकता हूं। देखिए, चिंता, आशा, श्रद्धा। सबसे पहले चिंता की गई, चिंता, चिंता, आशा, श्रद्धा, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा। कितने हो गए? 6 हो गए। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या। चिंता लिखूं क्या यहां? चलो लिख देता हूं, वापस मिटा देंगे। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना और लज्जा। आप याद करना चाहते हो तो इस तरह से याद कीजिए, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, उसके बाद में कर्म, उसके बाद में ईर्ष्या। ये इतना आपको दिखाई दे रहा होगा, कर्म, ईर्ष्या यहां तक, हाँ ईर्ष्या तक आपको, कर्म के बाद नहीं दिखाई दे रहा है ना। अच्छा, कर्म के बाद नहीं दिखाई दे रहा है, चलो
तो यहाँ देखिए कर्म के बाद मैंने लिखा है, मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, है ना, कर्म के बाद में यहाँ देखिए ईर्ष्या लिख देता हूँ, ठीक है, ईर्ष्या, ठीक है, काम वासना लज्जा ईर्ष्या। अब है ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, ईड़ा। याद करने का तीन को याद कीजिए, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछेंगे सर हमें ये याद करने की कहां जरूरत है, कहां जरूरत है, उसका कारण भी बताऊंगा। देखिए निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, चलो ये 15 हो गए। अंतिम आनंद है और प्रथम जो है वो है चिंता, अंतिम आनंद है। याद इसलिए फर्स्ट ग्रेड की अगर बात करें तो उसमें सपोज दैट प्रश्न आ जाता है कि जो सर्ग हैं कामायनी के, निम्न में से सर्गों का सही क्रम कौन सा होगा। उनमें से कोई बीच में से 3 या 4 सर्ग देके आपसे सही क्रम पूछ ले, तो हमें अगर याद ही नहीं है तो हम क्रम कैसे बताएंगे। देखिए आप याद कर सकते हो, चिंता की थी आशा ने श्रद्धा की, चिंता की थी आशा ने श्रद्धा की, चिंता आशा श्रद्धा और काम वासना जिसमें होती है उसको लज्जा का अनुभव होता है। चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा। कर्म करने में कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। और इसको याद करने का तरीका बताता हूं, यहां हम कंफ्यूज होते हैं कि पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा। क से कबूतर पहले है, ईर्ष्या बाद में है। हालांकि वर्णमाला में ई पहले आती है लेकिन यहां पर कर्म क पहले आएगा। तो चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा, कर्म ईर्ष्या। ईड़ा स्वप्न में भी संघर्ष करती थी, ईड़ा स्वप्न संघर्ष, ईड़ा स्वप्न संघर्ष, ईड़ा स्वप्न में भी संघर्ष करती थी। निर्वेद शांति से दर्शन कीजिए तभी रहस्य की प्राप्ति होगी और आनंद की स्थापना होगी। निर्वेद शांति से दर्शन कीजिए तभी रहस्य की प्राप्ति होगी और आनंद की स्थापना होगी। 15 सर्ग हैं मात्र 1 मिनट में याद हो गए। चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा, कर्म ईर्ष्या, ईड़ा स्वप्न संघर्ष, निर्वेद दर्शन रहस्य, निर्वेद दर्शन रहस्य और आनंद। तो ये आपके 15 के 15 सर्ग हैं। इस कामायनी में 15वें सर्ग में यानी आनंद सर्ग में जो है अपने मानवतावादी आनंदवाद की स्थापना होती है। ठीक है, तो हमने ये बाद में पढ़ेंगे भाई कामायनी की प्रेरणा सतपथ ब्राह्मण से मिली है, इसका पहला सर्ग कौन सी पत्रिका में छपा था, ये चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। हम बात करें मानवीय सौंदर्यबोध और मानवतावाद की स्थापना जो है वो छायावाद में ही होती है। मानवतावाद का पूर्वाभास हमें द्विवेदी युग में देखने को मिलता है जबकि स्थापना छायावाद में होती है। आप देखेंगे रहस्यवादी भावना, बिल्कुल रहस्यवादी भावना, महादेवी वर्मा का तो पूरा का पूरा काव्य क्या है, रहस्यवादी भावनाओं से ओतप्रोत काव्य है। और इस छायावाद को दूसरा रहस्यवाद भी कहते हैं, छायावाद को, है ना। तो अपने आप में ये रहस्यवाद तो है ही इनमें। श्रृंगार भावना, प्रेम भावना, बिल्कुल श्रृंगार आप पंत की कविताओं में भी देख सकते हैं और आप प्रेम भावना भी देख सकते हैं। कला पक्ष की प्रधानता है, कला पक्ष की प्रधानता है, बिल्कुल खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग, अलंकारों का जो क्या कहते हैं उनको, अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया, कला पक्ष की भी प्रधानता रहती है। और अपने आप में ये सारी कविताएं सौंदर्य बोध से युक्त कविताएं हैं। ठीक है, वेदना की तो बहुत ज्यादा, वेदना से तो भरा पड़ा है। मैं नीर भरी दुख की बदली, राम की शक्ति भुजा में निराला रोते रहते हैं। आंसू में जयशंकर प्रसाद जो हैं वो अपने मतलब आत्मभिव्यक्ति करते हैं, अपना जो अपने दुख दर्द। देखिए मैं आपको एक विरोधाभास बताता हूँ। जयशंकर प्रसाद अपने 10th क्लास में आत्मकथ्य लगता है, चौथा पाठ है, उसमें कहते हैं कि मैं अपने जीवन की निजी स्मृतियों को निजी कैसे कह दूं, है ना, वो अपनी निजी अनुभूतियों को आपके सामने कैसे लाकर रख दूं, वो मेरी निजी अनुभूतियां हैं। अगर मैं आपको उनको सुनाऊंगा तो बाद में आप उन पर हंसोगे ही हंसोगे, यानी मैं हंसी का पात्र बन जाऊंगा। लेकिन वही आंसू में जयशंकर प्रसाद खुद अपनी पीड़ाओं को व्यक्त करते हैं, आंसू अगर आपने पढ़ी हो तो, है ना। तो वेदना की विवृत्ति आपको पंत में भी देखने को मिलेगी, महादेवी में मिलेगी, जयशंकर प्रसाद निराला इनमें मिलती है। राष्ट्रीयता की भावना आप देखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी अगर, तो वहां राष्ट्रीयता की भावना मिलेंगे। जयशंकर प्रसाद खुद के कहानियों में सबसे प्रमुख स्वर राष्ट्रीय जागरण का, राष्ट्रीयता का स्वर जो है वो प्रमुख स्वर है जयशंकर प्रसाद के काव्य में। ठीक है, भावों की अतिरिक्त, भावों की अतिरिक्त मतलब जो भाव हैं वो हद से ज्यादा है, बिल्कुल भावों से परिपूर्ण रचनाएं हैं क्योंकि रहस्यवाद की प्रधानता है। ठीक है, और व्यक्तिकता यानी आत्माभिव्यक्ति, ये बात वही आ रही है कहीं ना कहीं, व्यक्तिकता का वर्णन भी इसमें है, तो ये भी अपने आप में एक विशेषता है। और समन्वय का संदेश देती है, ये समन्वय का संदेश देने से
छायावाद की तुलना तुलसीदास से की जा सकती है, छायावादी कवियों की तुलना तुलसीदास से यानी सगुण भक्ति धारा से इसकी तुलना की जा सकती है, सूफी से की जा सकती है। दोनों ही क्या है, समन्वय का संदेश देते आए हैं। तो ये इनकी विशेषताएं हैं। क्लास छोटी बड़ी का कभी मत देखना, क्लास में वो मारवाड़ी में कहते हैं चाशनी कितनी है, वो चीज़ देखनी है कि हमें वास्तव में हमारे लायक कुछ मैटर है नहीं। और मैं कभी भी ऐसा अनावश्यक मैटर नहीं लाता, कारण कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं अनावश्यक मैटर ला के आपका और मेरा दोनों का समय बर्बाद करूं। मैं जो एग्जाम में आने लायक चीज़ें हैं उन्हीं को एक्सप्लेन करने के लिए आपके समक्ष क्लास लेकर आता हूं। टेस्ट सीरीज जीके वाली अभी भी उपलब्ध है। कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं जिनके थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, वो डिस्क्रिप्शन में हिंदी पॉइंट नाम से एप्लीकेशन दिया हुआ है, उस पर कहते हैं सर टेस्ट कहाँ मिलेगा। देखिए टेस्ट कहाँ मिलेगा, आप ऐप डाउनलोड करते हो, हिंदी पॉइंट ऐप डाउनलोड करते हो, तो हिंदी पॉइंट जब ऐप डाउनलोड करते हो तो आपने थोड़ा नाम रजिस्ट्रेशन वगैरह सही करना है। फिक्स 11 मिनट पे मैं बात कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, नाम जब आप नया जो ऐप डाउनलोड करें, नाम अपलोड कर रहे हो, जब आप लिख रहे हो तो उसके नीचे एक बटन होता है आर यू पेरेंट, उसे ऑन नहीं करना है, उसे ऑन नहीं करना है और फिर आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। उसके बाद आपको कैसे पता लगेगा हमने सही ऐप डाउनलोड किया है नहीं। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करोगे नीचे ऑप्शन आएंगे, बैच और स्टोर वाले ऑप्शन आ रहा है, यानी स्टोर ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब आपका ऐप सही है। स्टोर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने आर यू पेरेंट वाला बटन ऑन कर दिया था गलती से। तो उसका उपाय क्या है सर? उसका उपाय यह है कि आप दोबारा से उसे अनइंस्टॉल कीजिए और दूसरे मोबाइल दोबारा इंस्टॉल करके दूसरे मोबाइल नंबर डालो उसमें, और फिर वो बटन ऑन मत करना, ऑफ ही पड़ा, जैसा है पड़ा रहने दो। अब सर टेस्ट कहाँ मिलेंगे? हमें ऐप होगा उसके राइट साइड में, इस साइड में जैसे ये मोबाइल है, ऐप ऑन हो गया, आपने ऐप ऑन किया, यहां इस तरह से 3 लाइनें दिखाई देती, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे एक स्क्रीन खुल जाती है और यहां पर एक ऑप्शन है फ्री टेस्ट, वहां पर आपको जो है वो सारे टेस्ट वगैरह मिलेंगे, बैच में जाकर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन में हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन दिया हुआ है, उसे आप डाउनलोड करें। वहां आने वाले समय में बहुत जल्दी टेस्ट वापस स्टार्ट कर रहे हैं अपन, थोड़ा सा शेड्यूल वाइज, ताकि एक साथ टेस्ट बन जाए। और टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कोई सूचना हो तो आप वो भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कृष्णदेव झारी की। हम सब जानते हैं कि छायावाद के 4 आधार स्तंभ हैं, 4 कवि हैं, उन्हें 4 आधार स्तंभ कहा जाता है। लेकिन साहब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 4 आधार स्तंभ किसने बताए थे? तो ये बताए थे कृष्णदेव झारी। कृष्णदेव झारी ने 4 स्तंभ बताए थे। उनमें सबसे पहले है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, जिसे छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। दूसरा नंबर पे आते हैं सुमित्रानंदन पंत, पंत को कहा जाता है विष्णु, छायावाद का विष्णु। तीसरे नंबर पे आता है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, निराला को कहा जाता है महेश। चौथे नंबर पे आता है महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा को कहा जाता है छायावाद की दुर्गा। इन चारों को छायावाद का आधार स्तंभ कहा जाता है। और छायावाद का आधार स्तंभ कहा किसने है? तो कहा है साहब कृष्णदेव झारी ने कहा है। किसने कहा है? कृष्णदेव झारी ने। पूछ सकते हैं, छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। उसके बाद में नंद दुलारे वाजपेयी की बात आती है। नंद दुलारे वाजपेयी अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध, आपको पता है, आलोचक रहे हैं नंद दुलारे वाजपेयी। एक सेकेंड, है ना, हाँ, नंद दुलारे वाजपेयी। तो नंद दुलारे वाजपेयी ने क्या किया? एक तो दी वृहदत्रयी, वृहदत्रयी, और एक दी लघुत्रयी। ठीक है, कुछ किताबों में अलग लिखा हुआ है, पहले मैं भी अलग बता देता था, तो बाद में ये दोनों वृहदत्रयी और लघुत्रयी 2 त्रयी हैं, यानी 3 बड़े कवि। 3 बड़े कवि में उन्होंने माना है प्रसाद, उन्होंने माना है पंत और उन्होंने माना है निराला। ये 3 बड़े कवि माने हैं। इसके बाद है 3 लघु कवि, लघुत्रयी। लघुत्रयी तीनों वर्मा है, जैसे महादेवी वर्मा, ठीक है, दूसरा राम कुमार वर्मा, ठीक है, और तीसरा भगवती चरण वर्मा। तो ये 3 वर्मा को उन्होंने माना है। किसने माना है? ये माना है नंद दुलारे वाजपेयी ने मान लिया।
अब बात ये आती है कि इन तीन को तो मान तो लिया, लेकिन माखनलाल कुछ आलोचकों ने क्या कहा कि भाई आपने जो तीन लघुत्रयी माना है वो सही नहीं है, इसमें आप इनको शामिल मत कीजिए, बल्कि इस तीसरे नंबर पे आप शामिल कीजिए माखनलाल चतुर्वेदी को। किसको शामिल कीजिए? माखनलाल चतुर्वेदी को शामिल कीजिए, माखनलाल चतुर्वेदी को शामिल कीजिए। समझ आ रही है बात आपको? तो नंददुलारे वाजपेयी ने एक बृहद्त्रयी का निर्माण किया और एक लघुत्रयी का निर्माण किया, जिसमें तीन बड़े कवि हैं। कौन से कवि हैं? तीन बड़े कवि, प्रसाद पंत निराला, जबकि तीन लघु कवि जो हैं वो महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। कुछ आलोचक उसकी जगह किसको मानते हैं? माखनलाल चतुर्वेदी को मानते हैं। अब बात आती है कि भाई छायावाद का प्रवर्तक जो है वो किसे माना जाए। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात आ जाती है, क्योंकि देखिए सबसे पहले छायावाद जो है, सबसे पहले छायावाद शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो हम कभी नंददुलारे वाजपेयी पढ़ते हैं। देखिए आप सबको पता है कि छायावादी हिंदी छायावाद नाम से 1920 के प्रारंभ में हिंदी छायावाद नाम से एक निबंध लिखा गया था, जो लिखा था मुकुटधर पांडे ने। किसने लिखा था? मुकुटधर पांडे ने। तो उसी तरह से मैं कहूं कि सबसे पहले मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, इन दोनों को मानता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कहते हैं कि छायावाद का प्रवर्तक अगर किसी को मानना ही चाहते हो तो आप मुकुटधर पांडे और किसको मानो? मैथिली शरण गुप्त को छायावाद का प्रवर्तक मान लीजिए। उसके बाद में तो ARC आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसे मानते हैं? मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। अब बात आती है, किसकी बात आती है? अब बात आती है, बल्कि कहते हैं कि अगर शब्द ये आता है ना छायावाद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है, तो मुकुटधर पांडे ही है। छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोगकर्ता मुकुटधर पांडे को बताते हैं ऑथेंटिक किताबों में कुछ में। ठीक है, थोड़ा बहुत विरोधाभास अगर कहीं आ रहा है ना तो उसे आप टेंशन मत लिया करो कि सर ये चीज़ आप नहीं, देखो कुछ तो संशोधन करवाने पड़ते हैं, कई बार गलती हो जाती है, लेकिन बाकी टेंशन मत लिया करो। किताबों में तो हम पढ़ते हैं तब भी है ना, इस किताब में कुछ लिखा है, उस किताब में कुछ लिखा है, तो आप तो बस जो लग रहा है वो लिख लो। मेरा क्या तरीका है, अगर मान लो कहीं कोई चीज़ गलत आ रही है और मुझे लगता है कि साहब ये चीज़ गलत लिखी है, मैं क्या करता हूँ उसे गोला बनाकर उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि ये सही है या नहीं, अभी तक फैसला करना पड़ेगा। अगर बाद में मुझे सही मिल जाता है रिजल्ट कि हाँ भाई ये फाइनल है, तो राइट लगाया, तो काट दिया, इसका मतलब ये अब ऑथेंटिक है, इसे याद किया जा सके। तो नोट्स बनाते समय कुछ चीज़ें थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करो, ऐसे रट्टू तोता नहीं कि भाई एक सही चीज़ सही है तो सही है। फिर आते हैं प्रभाकर माचवे और विनय मोहन। इन दोनों से पूछा भाई आप बताओ माखनलाल चतुर्वेदी, तो ये कहते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जो है ना वो छायावाद के प्रवर्तक हैं, प्रभाकर माचवे और विनय मोहन शर्मा। खास बात देखिए दोस्तों, आप लोगों को याद रहता नहीं है ना, मैं याद करवाता हूं। माचवे में मां, मोहन में मां, तो फिर ये कौन है? मां, है ना। मामो गयो माखन, मामो। प्रभाकर माचवे और विनय मोहन, माचवे मोहन, माखनलाल चतुर्वेदी। याद क्यों नहीं होता? याद तो दौड़ते हुए होता है, याद कोई करता ही नहीं है, होगा कैसे, है ना। याद कोई करता ही नहीं है, होगा कैसे? ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं नंददुलारे वाजपेयी। नंददुलारे वाजपेयी से पूछा कि भाई बता छायावाद का प्रवर्तक कौन है, तो इन्होंने कह दिया कि भाई साहब छायावाद का प्रवर्तक जो है वो सुमित्रानंदन पंत है। कौन है? सुमित्रानंदन पंत। छायावाद का प्रवर्तक कौन है? तो उन्होंने कह दिया सुमित्रानंदन पंत है। लो साहब, हमने किसको मान लिया? नंददुलारे वाजपेयी ने मान लिया सुमित्रानंदन पंत को। ठीक है, तो अभी तक देखिए मैथिली शरण गुप्त आ गया, मुकुटधर आ गया, माखनलाल आ गया, सुमित्रा जी आ गए। अरे असली खिलाड़ी तो रह ही गए। तो फिर हमारे इलाचंद्र जी जोशी और गणपति चंद्रगुप्त दोनों संयुक्त रूप से कहते हैं कि जयशंकर प्रसाद हैं। छायावाद का प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। लो साहब, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक मान लिया। और लास्ट में सर्वमान्य, जो सर्वमान्य मत आया, सर्वमान्य रूप से भी किसने माना? जयशंकर प्रसाद को ही छायावाद का प्रवर्तक मान लिया। अब छायावाद का प्रवर्तक मान तो लिया, लेकिन हमारे बच्चन सिंह को यह बात सहन नहीं हुई। बच्चन सिंह आप जानते हो ना, हम अपने हिंदी साहित्य बच्चन सिंह,
बच्चन सिंह को यह बात सहन नहीं हुई। उन्होंने कहा कि छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को मानना केवल और केवल अंधश्रद्धा का सूचक है। वो कहते हैं कि छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को मानना केवल और केवल अंधश्रद्धा का सूचक है। क्या है? अंधश्रद्धा का सूचक है। ठीक है ना। लेकिन अब अज्ञेय इस बात का समर्थन करते हैं। अज्ञेय समर्थन करते हुए क्या कहते हैं कि भाई निश्चित रूप से जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा का साहित्य हिंदी के लिए गौरव की वस्तु है, किंतु दोनों को उसी अर्थ में प्रवर्तक नहीं कहा जा सकता। हिंदी साहित्य का महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद का जो साहित्य है हिंदी साहित्य के लिए गौरव की वस्तु जरूर है, मगर उन दोनों को प्रवर्तक नहीं कहा जा सकता है। न तो उनमें उस कोटि की मौलिकता है अथवा रचनाशीलता है जिस कोटि की रचनाशीलता और मौलिकता सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य में देखने को मिलती है। यानी इन्होंने जयशंकर प्रसाद से भी श्रेष्ठ बताया निराला और सुमित्रानंदन पंत को। निश्चित रूप से वो अपनी जगह श्रेष्ठ हैं, लेकिन जयशंकर प्रसाद का एक कामायनी अपने आप में एक अमर महाकाव्य है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं इन कवियों में भी क्या है कि थोड़ी ईगो की भावना भी होती थी, है ना। तो उस कारण से और कोई इसका रीजन नहीं है ना। तो ये छोटी मोटी बातें आती रहती है, लेकिन देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है कि जिस सुमित्रानंदन पंत को नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है छायावाद, पंत खुद कहते हैं, पंत सुमित्रानंदन पंत खुद कहते हैं कि हिंदी में छायावाद का जनक हम प्रसाद को मान सकते हैं। हिंदी में छायावाद का जनक हम प्रसाद को मान सकते हैं। तो जब जिसको खुद को माना जा रहा है तो वो तो खुद प्रसाद को कह रहा है, तो निश्चित रूप से जयशंकर प्रसाद अपने आप में एक बहुत विद्वान व्यक्ति थे, है ना। अब देखिए सबको बता दिया प्रवर्तक, हमारे निराला जी को किसी ने बताया ही नहीं, तो हमने निराला जी ने कह दिया भाई मैं ही हूँ छायावाद का प्रवर्तक, कोई मुझे नहीं माने तो इसका मतलब ये थोड़ी है मैं नहीं हूँ, मैं छायावाद का प्रवर्तक हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैंने लिखी थी जूही की कली, सबसे पहले मैंने लिखी थी जूही की कली। चाहे आप छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार भले ही झरना को बोल दो, लेकिन मैंने जूही की कली लिखी थी, वो तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छापने से इनकार कर दिया था, वरना छायावाद का प्रवर्तक तो मैं ही हूं। तो ये बात हुई ना। तो देखिए, तो इस प्रकार से ये प्रवर्तकों की बात हो गई। मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त मानते हैं रामचंद्र शुक्ल। तो फिर माचवे और विनय मोहन ये मानते हैं माखनलाल चतुर्वेदी को। नंद दुलारे वाजपेयी मानते हैं किसको? सुमित्रानंद पंत को। जबकि हमारे विलाचंद्र जोशी और गणपति चंद्र गुप्त जो हैं वो मानते हैं किसको? मानते हैं जयशंकर प्रसाद को। और पंत किसको मानते हैं? जो जयशंकर प्रसाद को मानते हैं। पंत खुद किसको मानते हैं? जयशंकर प्रसाद को मानते हैं। तो इस बात की आलोचना कौन करता है कि अंधश्रद्धा का सूचक है? तो वो करते हैं बच्चन सिंह। तो फिर कौन कहता है कि उनका काव्य गौरव की वस्तु जरूर है, किंतु उन्हें प्रवर्तक नहीं कहा जा सकता? क्योंकि न तो उनमें मौलिकता है न रचनाशीलता है, जो कि पंत और निराला के काव्य में देखने को मिलती है। ये बात कहता है अज्ञेय, कहता है ना। अज्ञेय कहता है, वो कहता है कि दोनों ही इस छायावादी काव्य का आधार स्तंभ थे। अज्ञेय कहते हैं कि दोनों निराला और पंत जो है दोनों ही छायावादी के आधार स्तंभ थे। कौन? निराला और पंत जो है दोनों ही छायावादी काव्य का आधार स्तंभ थे, और इन्होंने इस काल के दौरान उच्च कोटि का काव्य रचा था। तो ये बातें सारी कौन कहता है? ये बातें कहते हैं अज्ञेय। तो ये तो हुई कुछ बातें। अब इस छायावादी काव्य में कुछ विशेष बातें, जैसे देखिए छायावादी जो काव्य है वो कल्पना प्रधान है। बिल्कुल ये कल्पना में डूबे रहते हैं, है ना। जहां आंसू बन जाते हैं शब्दों के परिंदे, उनकी उड़ान की कोई सीमा नहीं होती, जहां उतरते हैं ये परिंदे कविता अपने आप बन जाती है। तो ये कल्पना प्रधान काव्य है, कल्पनाओं में जीते रहते हैं। अनुभूति की गहराई देखने को मिलती है छायावादी कवियों को। छायावादी काव्य में अनुभूति की गहराई, बहुत रहस्यवादी भावनाएं देखने को मिलती है। खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये स्वर्ण काल था। द्विवेदी काल में तो खड़ी बोली के प्रचार के लिए प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन अब खड़ी बोली अपने विकसित रूप में आ चुकी थी। खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण युग था। मानवतावाद छायावाद का उज्जवल पक्ष कहा जाता है। मानवतावाद को छायावाद का उज्जवल पक्ष कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है, छायावाद का उज्जवल पक्ष है मानवतावाद। जागरण पत्रिका
छायावाद की घोर समर्थक पत्रिका है। छायावाद की कैसी पत्रिका है? छायावाद की घोर समर्थक पत्रिका अगर है तो वो है जागरण। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की, है ना। मुंशी प्रेमचंद की जागरण जो है वो छायावाद की घोर समर्थक पत्र कहा जाता है। ARC कहते हैं कि छायावाद तो अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है। अभिव्यंजनावाद वही क्रौंचे वाला, है ना। तो अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण, छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण किसी ने कहा है तो वो कहा है किसने? ARC ने कहा है। ठीक है, तो ये छायावाद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं। आप इसके अलावा देखें, छायावादी जो कवि है ना, उनको पलायनवादी भी कहा जाता है। पलायनवादी कवि कहा जाता है ना। इनको पलायनवादी कवि कहा जाता है क्योंकि ये यथार्थ से भागते हैं, कल्पना में जीते हैं, इसलिए इनको पलायनवादी कवि भी कहा जाता है। छायावादी कवियों को पलायनवादी कवि भी कहा जाता है। तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये आपकी छायावादी से काव्य से संबंधित कुछ विशेष फैक्ट्स थे जो मैंने आज आपके सामने और शेयर कर दिए। और देखिए, इस क्लास को मैं चाहूँ तो 1 घंटे खींच सकता हूँ, लेकिन 25 मिनट में जो मैटर मिल रहा है उसके लिए आपका ज़्यादा डाटा क्यों खर्च करवाया जाए। आप आराम से इस 25 मिनट के मैटर को लिखिए, 25-30 मिनट आप लगाइए और कल फिर हम 25 मिनट क्लास ले लेंगे। 25-25 मिनट की क्लास में, हाँ, मेरी क्लास को आप फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं देख सकते क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेरी थोड़ी स्पीड तेज है बोलने में, है ना। तो ये इतना मैटर लोग 1 घंटे में करवाते हैं, मैं आपको 25 मिनट में करवा रहा हूँ। समय पे मत जाइए, कॉन्सेप्ट पे जाइए और कंटेंट पे जाइए कि मैं जो चीज़ बता रहा हूँ क्या आप खुद मूल्यांकन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद मूल्यांकन कीजिए कि क्या मैं जो बता रहा हूँ वो वास्तव में परीक्षा की दृष्टि से लाभदायक है अथवा नहीं है। अगर है तो उसे शेयर कीजिए दोस्तों। आप नोटिस कीजिए एक बात कि मैंने 2 वीडियो बनाए रीड कट ऑफ को लेकर, आप देखिए उनको 50-50 हज़ार लोग देख लेते हैं, जबकि इतने अच्छे मैटर है। क्या 50,000 हिंदी के अभ्यर्थी नहीं है देखने वाले, है ना। मुझे उससे ज़्यादा इसमें ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन फिर भी देखिए उसमें तो एक ठीक है 5-7 दिन का सर्वे डाटा है वो आपके सामने रखना है। थोड़ा सा समझिए, वैल्यू समझिए इन क्लासों की बहुत अहमियत है और ये आपके बहुत काम आएगी। क्रमबद्ध तरीके से, बढ़िया तरीके से मैं करवा रहा हूँ, बहुत काम आएगी। बाकी आप सब समझदार हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। डिस्क्राइब और विस्तृत क्लासेस लेनी हो तो भी ऐप पर उपलब्ध है ना। आने वाले समय में टेस्ट सीरीज भी आपको उपलब्ध मिलेगी, फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और 20 लेक्चरर्स से, 20 व्याख्याताओं से 20 पेपर बनवाकर एक छोटे से चार्ज रखेंगे उसमें। वो निःशुल्क नहीं देंगे, निःशुल्क की वैल्यू थोड़ी कम ही होती है, मैंने नोटिस किया है। ठीक है, तो भले ही स्टूडेंट ये आरोप लगाएं कि सर अब तो आप भी पैसे कमाने, पैसा वैसा कुछ नहीं कमा रहे। पेपर टाइपिंग करवाते हैं ना, उसका भी चार्ज लगता है। ठीक है, 150 क्वेश्चन का 150 रुपये एक पेपर का लगता है, 20 है तो आप खुद सोच लीजिए 4-4, 5-5 हज़ार रुपये चार्ज होता है। कोई सोचता है कि यूट्यूब से कमा ही रहे हैं, कोई भी तो कुछ नहीं कमा रहे हैं, बस आनंद है, पढ़ाने में आनंद है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आप आगे तैयारी बराबर करते रहोगे तो मैं आपको बहुत जल्दी बढ़िया टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाऊंगा। भटकने की ज़रूरत ही नहीं है आपको कहीं पर। फिर भी किसी की इच्छा होगा ना, मैं तो उनका चैनल देखूं, उनका चैनल देखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना हित देखोगे, देखिए, लेकिन ये छोड़िए मत, क्योंकि ये क्रमबद्ध चलेगा। आप देखो, सब देखो, कोई दिक्कत नहीं, आपको छूट है, आप कोई बंधे हुए थोड़ी हो, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से आपको नुकसान नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, कल मिलते हैं ठीक इसी समय। धन्यवाद, टेक केयर। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, कोरोना है, परिवार का, खुद का जरूर ध्यान रखें।